जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको सुबह 7 बजे वाली क्लास में आपको एक जीके जीएस का पेपर मिलेगा जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित। आपको पता है कि इसमें आपको एसएससी के चारों जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चार टाइप के, जो कि सीजीएल सबसे बड़ा एग्ज़ाम, सीएचएसएल, उसके बाद आपका जीडी और एमटीएस, इन चारों में से जो निचोड़ निकले हैं क्वेश्चंस के, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप खुद ही देखकर आप समझ जाएंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और व्याख्या सहित आपको आज मैं देने वाला हूं। और डेली ऐसे ही पेपर आपको सुबह 7 बजे मिलते हैं और सुबह 8 बजे आपको हिंदी क्लास मिलती है। अगर आप जीडी में हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, आप ऐसे क्लासेस ज़रूर देखा करें। तो दो तरह की क्लासेस होती है, एक सुबह 7 बजे, एक सुबह 8 बजे। इन दोनों क्लासेस को देखें, बहुत ही बेहतरीन। और एसएससी जीडी वाले अभ्यर्थियों के लिए मैंने कट ऑफ वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, वो भी जाके देख सकते हैं। आइए आज शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 1540 ईस्वी में मुग़ल शासक हुमायूं, जो कि ये मुग़ल शासक का दूसरा बादशाह था, जो कि किस युद्ध के बाद इनको भारत के बाहर कर दिया गया था। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें चौसा दिया है, दौरा, सूरजगढ़ और कन्नौज। तो आपको पता है कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था, इसमें 17 मई 1940 में कन्नौज, और या तो इसको बिलग्राम कह सकते हैं, बिलग्राम भी कह लो या फिर कन्नौज, है ना। तो बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध जो हुआ था, मुग़ल शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में जो शेरशाह सूरी थे, यानी शेर खां जिनकी उपाधि थी, विजय रहा। और उसके बाद उसने हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया। और उसके बाद शेरशाह ने क्या किया, आगरा को और दिल्ली को कब्जा कर लिया। और कन्नौज के युद्ध के बाद हुमायूं जो था वो सिंध चला गया। यानी सिंध जब गया तो आपको बता दें कि उसने 15 साल तक घुमक्कड़ों जैसे जीवन अपना व्यतीत किया था। 15 साल के बाद फिर जब वो आक्रमण किया, उसके बाद फिर से उसने भारत में अपनी सत्ता हासिल कर ली। लेकिन ये है कि इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत ही प्रचलित नाम है ये, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक भी रहे हैं। मौर्य वंश के बारे में लगभग सभी भारतीय जानते हैं, ऐसा कोई भी इंडियन नहीं होगा जो कि मौर्य वंश के बारे में ना जानता हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्होंने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला या फिर काशी। दोस्तों, आपको बता दें कि मगध पर विजय प्राप्त करने वाला पूर्ण रूप से और सबसे ज़्यादा शासन करने वाला वो यही था। और इनकी एक अलग ही कहानी है। इनके गुरु थे आचार्य चाणक्य, उनके साथ मिलकर इन्होंने मगध पर अपनी सत्ता काबिज की थी। आइए देखेंगे 27 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मतलब सी हो जाएगा, श्रवणबेलगोला। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये अपने जीवन के अंतिम दिन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। और उसने यहाँ पे एक चंद्रगिरी पर्वत पर अपनी एक बस्ती बसाई थी, जिसका नाम रखा था चंद्रगुप्त बस्ती। ठीक है। और उसके बाद 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व में लंबे उपवास के बाद इनका निधन हो गया। और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जो थे, ये जैन धर्म को मानते थे। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे, तो वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन। सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन, जिसको हरमट्टन कहते हैं, उड़ती है किस साइड, किस ओर। ठीक है। सहारा रेगिस्तान की ये पवन है, कौन सी, शुष्क पवन, जिसको हरमट्टन कहते हैं, वो किस ओर उड़ती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका 28 का जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दक्षिण से उत्तर की ओर। सहारा रेगिस्तान में गर्म व शुष्क पवन हरमट्टन दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। यह गर्म व शुष्क पवन सहारा से गिनी तट की ओर बहती है। गिनी तट से इसे डॉक्टर हवा कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इस पवन से इस क्षेत्र के निवासियों को आर्द्र मौसम से राहत मिलती है। इस पवन को उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर व फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्व में रामाल कहा जाता है। इसके अलग अलग जगह अलग अलग नाम हैं, तो वो आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर, चार महासागर हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दो सागर यहाँ पर नीचे आ गए हैं, कौन कौन से, अटलांटिक या अंध महासागर या फिर आर्कटिक उत्तरी ध्रुव महासागर। इन चारों में से कौन सा सही होगा, जबकि क्वेश्चन आपका था कि व्यापार की दृष्टि से।
सर्वाधिक व्यस्त, मतलब वहाँ पर व्यापार की दृष्टि का मतलब कि वहाँ पर आयात निर्यात की वजह से वो बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो 29 का जो सही ऑप्शन होगा, ना तो प्रशांत महासागर होगा ना ही हिंद महासागर। इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा अटलांटिक यानी अंध महासागर, ऑप्शन नंबर सी। व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक व्यस्त महासागर अटलांटिक यानी कि अंध महासागर। यह महासागर संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 16% भाग है, मतलब 16% भाग घेरे हुए है। इसकी आकृति अंग्रेजी के इस आकार से मिलती जुलती है। इसके पश्चिम में अमेरिकी महाद्वीप और पूर्व में यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। यह महासागर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास अधिक चौड़ा हो जाता है, जहां इसे टेलीग्राफिक पठार के नाम से पुकारा जाता है। इस महासागर के तटों के साथ बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर व भूमध्य सागर स्थित है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। केरल की नीरव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का एक उदाहरण है? केरल की बहुत सारे तमाम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जबकि जैसे साइलेंट वैली पूछ ली जाती है और आपकी एक दो झील हैं जो पूछ ली जाती हैं। तो आइए देखेंगे 30 का जो सही ऑप्शन होगा सी। इसका जो सही ऑप्शन होगा अल्पाइन शंकुधारी वन। ठीक है, ये क्या है? केरल की नीरव घाटी में स्थित इस प्रकार के वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, अल्पाइन शंकुधारी वन। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन अल्पाइन शंकुधारी वनों का उदाहरण है। यह घाटी केरल के पालक्कड़ जिले में स्थित है या फिर पालक्काड़। ठीक है, और ये अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ 1000 से ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जीव जंतुओं को की 150 से भी अधिक प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। और यह मुख्यतः अल्पाइन वनस्पति, यहाँ जो मुख्यतः है वो अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, जिसमें बर्च, सिल्वर फर, रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर आदि वन प्रमुख हैं। ये सब जो हैं वो कैसे वन हैं? अल्पाइन वनस्पति। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अन्नाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? अन्नाईमुड़ी शिखर जो है ये कहाँ स्थित है? पूर्वी घाटी में। पूर्वी घाट, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ या सह्याद्री। ठीक है, तो इसका जो 31 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नीलगिरी पहाड़ियों पर क्या स्थित है? अन्नाईमुड़ी शिखर। वहाँ का जो शिखर है उसका नाम क्या है? अन्नाईमुड़ी। किसकी? नीलगिरी पहाड़ियों की। ठीक है, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। ठीक, और ये भी बता दें कि यह पर्वत शिखर जो है केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। ठीक है, और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि अन्नाईमुड़ी मुख्यतः 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु है, जिसमें दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, 32 देखेंगे। 32 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है? अध्यक्षात्मक सरकार का एक गुण है, वो कौन सा उदाहरण है? कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है। यह लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, या फिर उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे। तो 32 का जो सही ऑप्शन होगा ये सारे नहीं होंगे, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। ठीक, कार्यपालक की नियत कार्यावधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। यह अध्यक्षात्मक सरकार का प्रमुख गुण है। और आपको बता दें कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अध्यक्ष या प्रधान अपने कार्यकाल में अपनी नीतियों व कार्यों के विषय में विधानमंडल से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, अर्थात कार्यपालिका विधायिका से पूर्ण रूप से पृथक व स्वतंत्र है। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका में कोई संबंध ऐसा खास नहीं है। और शासन की समस्त कार्यपालक शक्ति शासनाध्यक्ष में ही निहित होती है। वर्तमान में अमेरिका, चिली, म्यांमार, बांग्लादेश व इंडोनेशिया में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यदि आधे से, अच्छा ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते होंगे फिर भी वो राजनीति से जुड़े होंगे। देखिए, आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो ये एक अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन देंगे, प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा, केवल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, या फिर मंत्रिमंडल समस्त कार्य का संचालन करेगी, या फिर लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर आधे से अधिक लोकसभा, मान लीजिए 100 सदस्य हैं और टोटल सीट वहाँ की जितनी भी, मतलब कि 100 सदस्य अगर हैं, अगर इसमें से 51 ने
ये कह दिया कि, या फिर उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव पारित दे दिया कि हमें इस मंत्रिमंडल, यानी कि देखिए सदस्य अलग चीज़ है, ठीक है। लोकसभा में मान लो 100 लोग बैठे हैं, जिसमें से 10% या 15% लोग को मंत्री बनाया जाता है। अगर 15% को मंत्री बनाया गया, 15 लोगों को बना दिया गया। अब इन 15 लोगों को ऐसे लोगों को बनाया गया जिससे इनमें से बाकी बचे 85 लोग सहमत नहीं हुए हैं। तो ये क्या होगा, ये पूरे के पूरे मंत्री परिषद को, या फिर जितने मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री, उन सभी को इस्तीफा दे देना होगा। उसके बाद उसका चुनाव फिर से किया जाएगा। बाकी इससे सरकार, मतलब कि सिर्फ ये होगा कि इसमें मंत्रियों की जो पोस्ट दी गई है सिर्फ वो वापस ली जाएगी, पूरी लोकसभा चुनाव निरस्त नहीं होगा, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 33 का। और 33 का जो देखिए, यदि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य यह कह दें कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है, तो प्रधानमंत्री समेत अन्य सभी मंत्रियों को अपना पद छोड़ना होगा। भारत में सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि सरकार या मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। संविधान में कौन सा अनुच्छेद अब अस्पृश्यता को समाप्त करता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है जो कि छुआछूत को समाप्त करता है, और अगर कोई इसका पालन करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अनुच्छेद 17, ठीक। अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति इसे अपने जीवन में अपनाता है या ऐसी भावना प्रकट करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। स्वर्ण बुलियन मान, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ आप इतने में ही ना रह जाएं, एसएससी के उन 4 पार्टों में आप ये मान लें कि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आप लोग इनको बहुत ध्यान से समझिए, और हो सकता है तो आप इसको अपने कोई रफ पेपर या फिर कॉपी में इसको उतार लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। देखिए 35 में कह रहा है कि स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? असीमित वैध मुद्रा के रूप में सोने का सिक्का, स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में, स्वर्ण का मुक्त टंकण, स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी ना होना। तो ये किससे संबंधित है? 35 का सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। स्वर्ण जो होगा वो मूल्य के माप के रूप में जो निर्धारित किया जाता है वो स्वर्ण बुलियन मान कहलाता है, ठीक है। स्वर्ण बुलियन मान का संबंध स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में है। स्वर्ण बुलियन मानक एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सोने के सिक्के प्रचलन में नहीं होते, लेकिन जिसमें सरकार ने प्रचलित करेंसी के साथ विनिमय की मांग पर एक तय कीमत पर स्वर्ण बुलियन, सोने की ईंटें बेचने पर सहमति व्यक्त की होती है। जैसे वर्ष 1882 से 1933 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में पेपर करेंसी के रूप में गोल्ड सर्टिफिकेट्स का प्रयोग किया जाता था तथा ये प्रमाण पत्र स्वतंत्र रूप से सोने के सिक्के में परिवर्तनीय होते थे। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, जैसे कि पैसे की जगह कुछ और चीज़ों का प्रचलन किया जाना, उसका मतलब ये था। और उसका मूल्य निर्धारण कौन करता था? वो तो सरकार पे डिपेंड होता था। स्वर्ण मूल्य के माप के रूप में वो चीज़ें की जाती थी। आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है? धन के संकेंद्रण की रोकथाम, कम से कम 2 वर्ष तक राष्ट्रीय आय की निरंतर वृद्धि, या फिर किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्राप्त प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि, या फिर कृषि क्षेत्र की निरंतर वृद्धि। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? जबकि इसका क्वेश्चन था कि आर्थिक वृद्धि किससे संबंधित है। आर्थिक वृद्धि कब जो है वो वृद्धि, कोई भी मतलब आर्थिक स्थिति जो होती है उसमें वृद्धि कब समझा जाएगा? तो 36 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था में कुछ अवधि तक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की निरंतर वृद्धि। अगर ऐसा होता है तब आर्थिक वृद्धि समझी जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखेंगे कि निद्रा रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? 4 दिया हुआ, एस्चरिचिया, नाइजीरिया, एंट अमीबा और ट्रिपैनोसोमा।
इसमें से जो निद्रा रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ट्रिपैनोसोमा। निद्रा रोग जो है ट्रिपैनोसोमा नामक परजीवी के कारण होता है। इस परजीवी का मुख्य वाहक सीसी मक्खी है। इस रोग में व्यक्ति को बहुत नींद आती है और इसके साथ साथ हल्का बुखार भी रहता है। इस रोग से सर्वाधिक प्रभावित अंग जो होता है वो मस्तिष्क होता है, दिमाग। इस रोग में मानसिक भ्रम पैदा होता है तथा शरीर सुन्न पड़ जाता है। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना भी बंद कर देते हैं और अंत में व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। ट्रैपोनोसोमा निद्रा रोग इसी के कारण होता है। अब देखेंगे सूखी बर्फ, ड्राई आइस क्या होता है? ठोस कार्बन ऑक्साइड, द्रव नाइट्रोजन, बर्फ के क्यूब और बुरादा, बर्फ के क्यूब और नमक। जो सूखी बर्फ होती है वो एक प्रकार की जो होती है वो आपकी होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये गैस जब ठोस होती है तो बर्फ की तरह दिखाई देती है। इसका उपयोग मुख्यतः शीतलन एजेंट के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग नाटकीय थिएटरों में फॉग मशीन के रूप में भी किया जाता है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस की खोज वर्ष 1835 ईस्वी में हुआ था और इसको किया किसने था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे एड्रियन जीन पियर थिलोरियर, ठीक, एड्रियन जीन पियर थिलोरियर ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 39 देखेंगे कि इसमें कह रहा है प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज किसके द्वारा की गई थी? जो देखिए प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता, इसकी जो खोज की गई थी 4 साइंटिस्ट दिए हैं, रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, हेनरी बेकरल और एनरिको फर्मी। इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 39 का सी, हेनरी बेकरल। प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता की खोज ये भी एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे हेनरी बेकरल ने वर्ष 1896 में की थी और यह क्रिया स्वतः होती है, इसलिए इसे प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्यतः भारी नाभिकों द्वारा होती है जिसमें एक अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। यह विकिरण अल्फा, बीटा, गामा व इलेक्ट्रॉन कणों के रूप में होती है। यूरेनियम सर्वप्रथम खोजा गया प्राकृतिक रेडियोएक्टिव तत्व है। यूरेनियम जो होता है ये था सबसे पहला रेडियो सक्रिय एलिमेंट, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 और एटॉमिक मास 238 होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। इंद्रधनुष के बारे में कह रहा है कि इंद्रधनुष की रचना किसके द्वारा होती है? इंद्रधनुष कब बनता है? इसका कहने का मकसद ये था। तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के द्वारा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि क्या है इसका मामला, कि जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के द्वारा ही इंद्रधनुष यानी रैम्बो की रचना होती है। इंद्रधनुष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। देखो जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष। इसके विपरीत जब वर्षा की बूंदों पर आपतित सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, देखिए एक जगह 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन, तब क्या हो रहा? प्राथमिक इंद्रधनुष बन रहा। मगर जहाँ 2 बार अपवर्तन भी हो और 2 बार परावर्तन भी हो तो वहाँ पे द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। फाइनली ये बात तय रही कि जहाँ पर अपवर्तन परावर्तन दोनों हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पर ही इंद्रधनुष बन रहा है, ठीक। 41 देखेंगे। 41 कह रहा है कार्पस ल्यूटियंस या ल्यूटियम क्या संस्रावित करता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन या फिर प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 41 का जो डी हो जाएगा, ये जो होता है देखो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ना पीत पिंड होता है, ठीक है, और ये प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण करता है और ये हार्मोन एस्ट्रोजन के साथ सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक होता है। कार्पस ल्यूटियम का निर्माण महिलाओं के ओवरी में होता है, ठीक। आगे बढ़ेंगे 42 देखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो नहीं कर पाएगा फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। प्रकाश का वेग बताना है, वो भी वैक्यूम निर्वात में। 42 का सही ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर इसके बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो जो निर्वात में प्रकाश का वेग है वो यही होता है और प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक यानी
पर निर्भर करती होती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। ठीक है, प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम रोमर ने की थी। ठीक है, स्वांग एक प्रसिद्ध कला है। कौन सा? नृत्य कला है, संगीत कला है, चित्रकारी कला है या फिर कढ़ाई कला है? स्वांग के बारे में बताना है। 43 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नृत्य कला है। और ये जो नृत्य है ये बुंदेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य है, जो कि लोक नृत्य राई के विश्राम क्षणों में किया जाता है। और स्वांग का जो अर्थ होता है रूप धारण करने वाला। ठीक, जैसे कहते हैं ना कि क्या स्वांग रचा रखा है, क्या रूप धारण कर रखा है। ठीक है, इस नृत्य की समयावधि जो होती है वो 15 से 20 मिनट तक की होती है। इसे मुख्यतः खुशी के अवसरों पर प्रदर्शित किया जाता है और ये मुख्यतः सामाजिक व सांस्कृतिक या अन्य विसंगतियों से संबंधित होते हैं। इसके मूल में कोई कथा, घटना, लोकगीत या लोक समस्या, पहेलियाँ आदि भी हो सकती हैं। ठीक है, 44 की तरफ देखेंगे। 44 में कह रहा है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के ज्ञाता इंडियन कौन थे? तो फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर, वेंकट रमन रामकृष्ण, हरगोविंद खुराना। तो कौन होंगे इसमें जो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो 44 का बहुत ही प्रचलित नाम है सीवी रमन, यही हो सकते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है सर्वप्रथम भारतीय सीवी रमन ने प्राप्त किया था, प्रथम भारतीय। उन्हें रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वो एक भारतीय भौतिक शास्त्री थे। इनका जन्म जो हुआ था 7 नवंबर 1888 को हुआ था। ठीक, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में नामक स्थान में हुआ था। विज्ञान के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें 1954 में भारत रत्न की उपाधि भी सम्मानित किया गया था। ठीक, 1954 में इन्हें भारत रत्न मिला और 1930 में इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इन्हें 2 पुरस्कार मिले जो इस तरह से थे। CAD किसका सूचक है? कैड जो होता है किसका सूचक? कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का फुल फॉर्म क्या होगा? 45 का जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसका नाम तो यही होता है और जिसका उपयोग कंप्यूटर में 2D व 3D डिजाइन क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ साथ निर्माण के क्षेत्र में आवश्यक टूल्स व उपकरणों को डिजाइन करने में भी किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की शुरुआत 1960 के दशक में की गई थी। ठीक है, 1960 में इसकी खोज की गई थी। आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी डेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 46 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा RK नारायण। ठीक है, मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक जो होंगे वो RK नारायण है। यह पुस्तक अद्भुत व रोचक कहानियों का संग्रह है। इस पुस्तक को सर्वप्रथम वर्ष 1943 में छोटी कहानियों के संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक उन्होंने अपनी मैसूर व चेन्नई यात्रा के अनुभवों से लिखी थी। किसने? RK नारायण ने। अब ये क्वेश्चन देखें, विश्वनाथन आनंद व पेंटाला हरिकृष्णा किस खेल से जुड़े हुए हैं? पहला खिलाड़ी, दूसरा खिलाड़ी, ये दोनों ही किसी एक खेल से जुड़े हुए हैं। वो आपको बताना है कौन सा खेल है। क्रिकेट है, कबड्डी है, शतरंज है या फिर बास्केटबॉल है। आप तो इतना अनुमान लगा ही सकते हैं कि इनका नाम कभी क्रिकेट में नहीं सुना। ठीक है, ना ही कबड्डी जैसे गेम में सुना, जो PKL टाइप गेम होते हैं, प्रो कबड्डी लीग या कोई भी अगर खेल हो रहा। अगर आप बास्केटबॉल देखते हैं तो उसमें भी नहीं सुना होगा। ये जो सही ऑप्शन है ये आपके, अगर आप शतरंज देखते हैं तो आपको पता होगा कि जो 47 का सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो विश्वनाथन आनंद व पेंटाला हरिकृष्णा शतरंज खेल से संबंधित है। विश्वनाथन आनंद शतरंज में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर वर्ष 1987 व पूर्व विश्व चैंपियन भी रहे हैं। उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है और ये तमिलनाडु के मथिलाडुतुरै के निवासी हैं। ठीक, अब उसके बाद इसके आगे भी देख लें। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1952 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्ष 2000 में पद्म भूषण व वर्ष 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।
अब पेंटाला हरि कृष्णा जो है ये भारत में सबसे कम आयु के ग्रैंड मास्टर वर्ष 2001 में है, ठीक है। उन्होंने वर्ष 2001 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, वर्ष 2004 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप और वर्ष 2011 में एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती, और ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के निवासी हैं। बहुत बड़े नाम हैं ये, तो इसके लिए इनके लिए मेरी तरफ से क्लैप बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे कि क्या कह रहा है, वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये आपको बताना है कि 2024 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ आयोजित किया जाने वाला है। पेरिस में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क या फिर नई दिल्ली। 48 का जो सही ऑप्शन है, नई दिल्ली तो नहीं हो सकता। 48 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस। ये पेरिस में होने वाला है। पेरिस में वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। और साथ ही साथ बता दें कि इससे पूर्व वर्ष 1924 व 1900 में भी फ्रांस के मतलब जो वो है राजधानी पेरिस है, वहीं पे किया गया था। ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कर चुका है, और वहीं ओलंपिक गेम्स खेलों की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में यूनान के एथेंस शहर में हुई थी, ठीक। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2021 में किसे वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है या था, ठीक। 49 का देख लेते हैं, सिर्फ आंसर ही देख लेते हैं। 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डेविड डियोप। अब ये रहा आपका आज का अंतिम क्वेश्चन। डेली सुबह 7 बजे ये क्लास होती है, जो कि आपको बेहतरीन क्वेश्चन संग्रह के साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित, और जो बहुत ही ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो आप लोगों के लिए लेकर मैं हाजिर होता हूँ डेली। और 8 बजे हिंदी क्लास होती है। जो भी हिंदी क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो वो ज़रूर देखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना। आज का अंतिम क्वेश्चन देखें, निम्न में से किसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है। 50 का जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, उसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का एक शहर है जहां गोल्डन गेट ब्रिज स्थित है, जो विश्व का सबसे लंबा झूलता हुआ पुल सस्पेंशन ब्रिज है। इसका निर्माण वर्ष 1937 में सैन फ्रांसिस्को शहर की आबादी बढ़ाने व आर्थिक मंदी के दौरान रोजगार पैदा करने के लिए किया गया था, और इसकी लंबाई जो है वो 4200 फीट, ठीक, 4200 फीट है, तथा यह सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल की नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।